मैं हूँ आपकी स्टोरी दीदी और आप देख रहे हैं स्टोरी अनबॉक्सिंग। हेलो दोस्तों, भारत देश में हिंदवी स्वराज का भगवा लहराने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज की शौर्य गाथा के दूसरे अध्याय में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी स्टोरी दीदी और आप देख रहे हैं स्टोरी अनबॉक्सिंग। 21 वर्ष की उम्र तक जो कार्य शिवाजी ने किए हैं वो मैं आपको पिछले एपिसोड में बता चुकी हूँ। स्वतंत्रता और राजपाट की प्रबल अभिलाषा ने शिवाजी को धन जमा करने की सद्बुद्धि दी। वो युद्धों के लिए नई नई सामग्रियां तैयार कराने लगे। एक ओर तो सेना इकट्ठी करके उसको सजाना प्रारंभ किया, दूसरी तरफ अपने दूत समस्त इलाकों में भ्रमण करने के लिए भेज दिए ताकि वे संतप्त हिंदू प्रजा में मुगलों के प्रति घृणा का भाव जगा सके। शिवाजी की इस स्वतंत्र कार्यवाही पर अगर किसी को संदेह रहा हो तो वो भी तुरंत ही इस घटना से दूर हो गया होगा, जो इस बात का सबूत है कि शिवाजी राजे अपने आप को किसी बादशाह के अधीन नहीं समझते थे, इसीलिए वो किसी से नहीं दबते थे। जब उनको ये समाचार मिला कि कल्याण के अध्यक्ष मुल्ला अहमद ने एक बहुत बड़ा खजाना बिहार की ओर भेजा है, तब वो 200 सवार लेकर चल पड़े और उसे लूट लिया। जिस समय इस लूट की खबर बीजापुर पहुंची, उसी समय ये खबर भी मिली कि शिवाजी ने बहुत से किलों पर कब्जा कर लिया, जिनमें कंगोरी और टोगट कोन और भोरप और कादरी और लोहगढ़ और राम मोची शामिल थे। इनके अलावा शिवाजी के आदमियों ने ताला और गौशाला और रायरी नाम के ग्रामों पर भी अपना अधिकार कर लिया और कोंकण के इलाके के बहुत से शहरों को लूटकर राजगढ़ में बहुत सी संपत्ति इकट्ठी कर ली है। शिवाजी के साथ साथ दादोजी कोंडदेव ने जिन लड़ाकों को शिक्षा दी थी, उनमें से एक का नाम आबाजी सोनदेव था, जो केवल वीर ही नहीं बल्कि धीर, चतुर और तीक्ष्ण बुद्धि का भी था। इसी ने कल्याण पर चढ़ाई करके मुल्ला अहमद को कैद किया था। बस इतना होते ही इस इलाके में जो किले थे सब सोनदेव के हाथ आ गए। इस बात पर शिवाजी बहुत खुश हुए और कल्याण पहुंचकर उन्होंने बहुत सा धन और माल सोनदेव को दिया और उस इलाके का सूबेदार बना दिया। वो बड़ी चतुराई के साथ इलाके का प्रबंध करने लगे। मालगुजारी का प्रबंध देश की पुरानी रीति पर करना शुरू किया। उन जागीरों को जो हिंदुओं के मंदिरों और तीर्थ स्थानों की थी और जिन्हें मुसलमानों ने छीन लिया था, हिंदुओं को वापस करा दिया। इनके सिवाय गौशाला और रायरी के पास किले बनवाने शुरू कर दिए। 2 किले बने, एक भरदारी और दूसरा लंगाना। मुल्ला अहमद से, जिसको आबाजी सोनदेव ने कैद किया था, शिवाजी राजे बड़ी प्रतिष्ठा के साथ मिले और उसको कैद से छुड़ा दिया। वो वहां से छूटकर सीधा दरबार में जा पहुंचा और वहां उसने शिवाजी महाराज की शक्ति का वृत्तांत सबको सुनाया, जिसे सुनकर आदिल शाह को बड़ी चिंता हुई। उसके मन में ये संदेह था कि ये सब कार्यवाही शाहजी की साजिश से हो रही है, और क्योंकि कर्नाटक में शाहजी बड़े जोर पर थे तो बादशाह ने अभी तक शिवाजी के साथ कोई कार्यवाही नहीं की थी। बादशाह ने एक चिट्ठी लिख भेजी कि जिस तरह हो सके शाहजी को गिरफ्तार कर लो। बाजी घोरपड़े ने शाहजी को निमंत्रण देकर अपने घर पर बुलाया और धोखे से कैद कर दरबार में भिजवा दिया। वहां शाहजी को कहा गया कि शिवाजी की इन करतूतों को रोको, नहीं तो ये तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। शाहजी ने शिवाजी के पास पत्र भेजकर बहुतेरा चाहा कि वो शांत रहें, लेकिन शिवाजी ने पिता के पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया। उधर शाहजी ने बादशाह से बहुतेरा कहा कि शिवाजी से मेरा कोई संबंध नहीं है, वो बादशाह का बागी है और मुझसे बगावत ठानता है। शाहजी की इन बातों पर बादशाह ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया और गुस्से में आकर आदेश दे दिया कि जल्द ही शाहजी को किसी अंधेरे गड्ढे में कैद कर दिया जाए और वहां एक छोटा सुराख छोड़ दिया जाए, बाकी और कोई भी रास्ता खुला नहीं रखा जाए। साथ ही ये भी धमकी दी कि अगर शिवाजी ने जल्द ही अराजकता फैलाना बंद नहीं किया तो वो सुराख भी बंद कर दिया जाएगा और शाहजी को जिंदा ही दफन कर दिया जाएगा। जब शिवाजी महाराज को पिता शाहजी के कैद होने का समाचार मिला तो बड़ी चिंता और बेचैनी हुई। एक ओर तो पिता का जीवन संकट में था और दूसरी ओर बरसों की कड़ी मेहनत की कमाई और कीर्ति और संपत्ति नष्ट होती थी और स्वतंत्रता की आशा लता, जिसमें फल आने ही वाला था, सूखी जाती थी। शिवाजी इसी उधेड़-बुन में थे कि बुद्धिमती पत्नी ने समझाया कि क्षमा प्रार्थना के बजाय स्वतंत्रता से जो कार्यवाही की जाएगी वो शाहजी के लिए ज्यादा फायदेमंद होगी। शिवाजी राजे ने इस समय तक मुगलों के राज्य में हाथ नहीं डाला था, इसलिए दूरदर्शिता से लाभ उठाने के लिए शाहजहां से पत्र व्यवहार शुरू किया।
जिसका फल ये हुआ कि शाहजहां ने आदिल शाह को शाहजी के अपराधों को क्षमा कर देने के लिए मजबूर किया और शिवाजी को 5,000 का पद देना स्वीकार किया। शाहजहां की कृपा और मुरार पंत की कोशिशों से शाहजी कैद से छूट गए और 4 साल तक दरबार में रहे। जब तक शिवाजी के पिता शाहजी दरबार में रहे, शिवाजी ने अपनी कार्यवाही शांत रखी। बीजापुर के बादशाह ने शिवाजी के विरुद्ध कोई कार्यवाही इस डर से नहीं की कि कहीं समस्त जीता हुआ राज्य दिल्ली के बादशाह को ना सौंप देना पड़े। इसके बावजूद भी बीजापुर का बादशाह शिवाजी की तरफ से बेसुध नहीं था। इस बात की चुपचाप कोशिशें हो रही थी कि किसी तरह शिवाजी को कैद किया जाए। एक नीच प्रकृति का हिंदू बाजी श्यामजी इस काम को पूरा करने के लिए तत्पर हुआ और जिस इलाके में शिवाजी रहते थे वहां ताक में रहने लगा। शिवाजी को इसकी खबर लग गई। उन्होंने खुद बाजी और उसके साथियों पर आक्रमण करके उनको जंगल में खदेड़ दिया। जावली के राजा चंद्रराव ने इस विश्वासघाती को अपने राज्य में होकर जाने दिया था। शिवाजी राजे ने भरपूर कोशिश की कि राजा को इस बात पर राजी करें कि मुसलमानों के विरुद्ध अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए तैयार हों, लेकिन जावली के राजा चंद्रराव ने शिवाजी की कोई बात नहीं सुनी, बल्कि खिलाफत में उस पार्टी की मदद की जो शिवाजी राजे को कैद करने के लिए जा रही थी। शिवाजी के मित्रों को इस अनुचित कार्यवाही पर बड़ा क्रोध आया और वे बदला लेने की फिक्र में घूमने लगे। इस काम में उन लोगों ने कूटनीति से काम लेना ठीक समझा। राघो बल्लाल अत्रे और संभाजी काओजी मित्र भाव से इसके राज्य में जा घुसे और मौका पाकर चंद्रराव का वध कर दिया। बाहर से उनके साथियों ने चारों तरफ से जावली को घेर लिया। बड़ी भारी लड़ाई के बाद मंत्री हिम्मत राव भी मारा गया, लड़ा के कैद कर लिए गए और जावली में राघो बल्लाल का अधिकार हो गया। समस्त मराठा इतिहास लेखक एकमत होकर लिखते हैं कि राघो बल्लाल आदि ने ये काम शिवाजी राजे को बिना सूचना दिए किया था, इसलिए ये दगाबाजी शिवाजी के मत्थे नहीं मढ़ी जा सकती। राजा चंद्रराव मौर्य का राज्य शिवाजी महाराज के हाथ आ जाने से उनकी शक्ति और ज्यादा बढ़ गई और उन्होंने खेरा पर भी अधिकार कर लिया। खेरा की लड़ाई में बांदल देशमुख ने जो आक्रमण के समय किले में था खूब वीरता से मुकाबला किया और उसके आदमियों ने तब तक अधीनता का नाम भी नहीं लिया जब तक कि बांदल लड़ता हुआ मारा नहीं गया। अंत में किला शिवाजी के हाथ आया और मुकाबला करने वालों में से एक देशमुख बाजी बड़े सम्मान से उनसे मिला। शिवाजी ने उसको उसके पिता के संपूर्ण अधिकार दे दिए और उसे अपनी अधीनता में रख लिया और एक पैदल सेना की बड़ी टुकड़ी उसको दी गई, जिसे पाकर उसने अपनी बाकी जिंदगी बड़ी भक्ति के साथ शिवाजी राजे की सेवा में बिता दी। नीर यानी कृष्णा नदी के किनारे पर जो इलाका शिवाजी का था, उसकी रक्षा में नदी के उद्गम पर किला बनाने का काम आरंभ कर दिया। इस किले का नाम प्रतापगढ़ रखा गया। इस प्रकार अपनी सेना बढ़ाकर और राज्य विस्तार करके शिवाजी राजे ने बीजापुर से ज्यादा शक्ति वाली रियासत को हानि पहुंचाने की मन में ठानी। शिवाजी राजे का वृत्तांत आगे सुनाने से पहले इतिहास की कुछ और बातें बताना जरूरी है। चंद लफ्जों में हिंदुस्तान के इतिहास की उन चालबाजियों का भी जिक्र कर देती हूँ कि कैसे औरंगजेब शतरंजी चालें चलकर पैतरे बदल रहा था, यहाँ तक कि उसने अपने पिता बादशाह शाहजहां को हराकर बाजी मार ली थी। लगभग दिल्ली के सभी बादशाह दक्षिण की मुसलमानी बादशाहतों को हड़प करने की फिक्र में रहा करते थे, क्योंकि दिल्ली की बादशाहत कायम रखने के लिए ये जरूरी था कि गोलकुंडा और बीजापुर के बादशाह हमेशा कर देते रहें। शाहजहां ने भी इनके खिलाफ कई बार लड़ाइयाँ की थी और थोड़ा बहुत कुछ नुकसान भी पहुंचाया था। कुछ दिन तो ये राज्य इकट्ठे होकर मुगल राज्य के सामने डटे रहे, लेकिन उनकी बदकिस्मती से अब औरंगजेब की नजर अटक गई थी। उसको हमेशा इस बात का ध्यान रहता था कि इन दोनों रियासतों को हराकर मुगल राज्य के सूबे कायम कर दिए जाएं। इन दोनों राज्यों में हिंदुओं का ज्यादा जोर था। हिंदू पदाधिकारियों का बड़ा सम्मान होता था। गोलकुंडा का बादशाह इस समय कुतुब शाह था और मीर मोहम्मद सईद, जिसका दूसरा नाम मीर जुमला भी था, उसका प्रधानमंत्री था। मीर जुमला फारस से आया था, जो बाद में हिंदुस्तान में एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन गया। मीर जुमला के पुत्र मोहम्मद अमीन से कुछ अपराध हो गया था और बादशाह ने उसको दंड देने की ठानी थी। मीर जुमला को ये बुरा मालूम हुआ और उसने शाहजहां के पास इस बात की शिकायत की। औरंगजेब ने भी शाहजहां को खूब पट्टी पढ़ाई, क्योंकि वो लड़ाई के लिए कोई बहाना ढूंढ रहा था। इसका परिणाम ये हुआ कि शाहजहां ने क्रोध में आकर एक बड़ी चिट्ठी लिखी।
कुतुब शाह को ये बात बड़ी बुरी लगी। उसने तुरंत अमीन को कैद कर लिया और मीर जुमला की सारी संपत्ति जब्त कर ली। बस फिर क्या था, औरंगजेब को मनमाना मौका मिल गया और उसने तुरंत लड़ाई की ठान ली। औरंगजेब की लड़ाई में कुछ काम धोखेबाजी से लिया जाता था। इस मौके पर भी उसने अपने बड़े बेटे मोहम्मद को बहुत बड़ी सेना देकर गोलकुंडा की तरफ रवाना किया। लेकिन कुतुब शाह को ये सूचना दी कि शहजादा शादी करने के लिए अपने चचा बंगाल के सूबेदार के पास जा रहा है। वो बेचारा इस बेईमानी को ना समझ सका। कुतुब शाह को इन बातों का तब पता लगा जब शहजादा मोहम्मद सुल्तान उसके दरवाजे पर जा पहुंचा। बेबस होकर कुतुब शाह ने बहुत दीन भाव से संधि कर ली और 1 करोड़ रुपया सालाना देना कबूल कर लिया। मीर जुमला दिल्ली दरबार में बुला लिया गया और इसे मंत्री का पद दिया गया। इस बीच में बीजापुर का बादशाह मोहम्मद आदिल शाह 9 नवंबर 1656 ईस्वी को मर गया। दारा शिकोह के जरिए इस बादशाह का शाहजहां से परिचय हुआ था। इस कारण औरंगजेब इसको नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था। उसके मरते ही उसका बड़ा बेटा अली आदिल शाह तख्त पर बैठ गया और उसने दिल्ली के बादशाह से किसी किस्म की बातचीत नहीं की। जब मुगलों को ये बात मालूम हुई तो वे आपे से बाहर हो गए और उन्होंने ये बहाना बनाया कि अली आदिल शाह बादशाह बीजापुर का बेटा नहीं है और इस बहाने बीजापुर पर चढ़ाई कर दी। मीर जुमला और औरंगजेब इस लड़ाई में अफसर थे। बहुत सी लड़ाई और मुकाबले के बाद बादशाह बीजापुर में नहीं ठहर सका। उसने माफी की विनती करनी शुरू की। जब औरंगजेब को शाहजहां के बीमार पड़ जाने की खबर मिली तो बीजापुर के बादशाह से संधि करके वो झट दिल्ली रवाना हो गया। इधर मुराद बख्श और शुजा भी आगरा की तरफ आ रहे थे। दारा शिकोह शाहजहां के आदेश से राजधानी का काम कर रहा था। औरंगजेब ने लौटते ही मुराद को दम दिलासा दिया कि मैं तो फकीर हूँ, मुझे तख्त व ताज से कोई मतलब नहीं है। दारा शिकोह और शुजा को बस में करके तुम्हें गद्दी पर बैठाऊंगा और मैं अलग होकर खुदा का नाम लूंगा, क्योंकि मुझे तो बस खुदा की बंदगी चाहिए। गद्दी से मुझे क्या काम। अपनी बदकिस्मती से मुराद इस पट्टी में आ गया। मुराद और औरंगजेब की सेनाओं ने मिलकर दारा शिकोह की फौज को भगा दिया। इस तरह एक एक करके औरंगजेब ने अपने भाइयों को पकड़ पकड़ कर धोखे से मरवा डाला। पिता शाहजहां को कैद करके खुद बादशाह बन बैठा। ये सारा वृत्तांत हिंदुस्तान के इतिहासकार अच्छी तरह जानते हैं। निदान 1657 ईस्वी में औरंगजेब आगरा के सिंहासन पर विराजमान हो गया। शिवाजी राजे भी औरंगजेब को खूब जानते थे। उसने शिवाजी से संधि कर लेने का हुक्म दे दिया और कहा कि जो इलाके शिवाजी ने बीजापुर की रियासत से छीने हैं वो उन्हीं के पास रहेंगे, और साथ ही ये भी हुक्म दे दिया कि दावल और समुद्र किनारे के बाकी मुकाम भी शिवाजी ले लें। यूं तो बीजापुर के राज्य को शक्तिहीन करने की ये चाल थी, लेकिन असल में औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को कैद करने की कोशिश की थी। इस तरह अनेक युक्तियां की गई, बीसियों तरकीबें निकाली गई, लेकिन शिवाजी राजे औरंगजेब के हाथ नहीं आए और अलग ही रहे। इससे साफ हो गया कि छत्रपति शिवाजी राजे अब औरंगजेब से दो दो हाथ करने को तैयार हैं। शिवाजी ने सन 1657 ईस्वी के मई महीने में रात के समय जुनार शहर, जो कि मुगलों के इलाके में था, उसको घेर लिया और खूब लूटा। यहाँ से उनको 3 लाख कोपड़ाकरण घोड़े और बहुत से कीमती वस्त्र और अनेकों वस्तुएं मिल गईं, जिन्हें शिवाजी राजे ने तुरंत पूना और रामगढ़ भिजवा दिया। शिवाजी खुद ऐसे रास्ते से जिन पर बहुत आदमी नहीं चलते थे चलकर अहमदनगर पहुंचे और उसे लूटना शुरू कर दिया। इन्होंने बहुत घोड़े खरीदे और सवारों को नौकर रखा। मानक जी को, जो उनके पिता का विश्वास पात्र मुलाजिम था, फौज का अफसर बना दिया और एक अन्य लोकप्रिय मराठा शिरोमणि नेताजी पालकर को भी अपने साथ ले लिया। शिवाजी उस मुगल शक्ति के खिलाफ किस्मत की आजमाइश करने लगे, जिसकी 100 साल पहले से भारत में बादशाह तनी चली आई थी, जिसकी गद्दी पर आज औरंगजेब जैसा जालिम और कपटी इंसान बैठा था। हालांकि शिवाजी राज प्रबंध करने लगे थे, लेकिन मन में निश्चय कर लिया कि जब तक सामना करने की पूर्ण तैयारी न हो जाए तब तक सामना न करना ही ठीक होगा, और तब तक चापलूसी की बातों से ही औरंगजेब को भुलावा देते रहे। मैं इस एपिसोड में शुरुआत में बता चुकी हूँ कि जब शाहजी दरबार बीजापुर में कैद किए गए थे तो शिवाजी ने शाहजहां से अपील की थी और शाहजहां ने उनको 5,000 का इनाम दिया था, लेकिन शिवाजी ने उसे स्वीकार करने की जगह कुछ प्रांतों के विषय में अपनी देशमुखी और चौथ के अधिकार पेश किए थे।
आखिर में शाहजहां ने ये प्रतिज्ञा की थी कि जब शिवाजी 5000 पुरस्कार को स्वीकार करके दरबार में आ जाएंगे तो और अधिकारों पर भी विचार किया जाएगा। शिवाजी ने अब फिर इस बारे में औरंगजेब के साथ बातचीत की और बीजापुर के बादशाह आदिल शाह के खराब प्रबंध की नींव पर कोंकण प्रांत पर स्वत्व जमाने की आज्ञा चाही और अपने पुराने अनुचर को पेश किया और बारी बारी से रघुनाथ और कृष्णजी भास्कर नामक वकीलों को मुगल दरबार में भेजा। औरंगजेब इस समय राजपूतों से लड़ रहा था। उसने भी अपना अभाग्य समझा कि शिवाजी की तरफ से चिंता दूर हो। इसके अलावा उसने ये भी सोचा कि अगर शिवाजी और आदिल शाह आपस में लड़ते रहेंगे तो दोनों में से कोई भी मुगल साम्राज्य पर धावा नहीं कर सकेगा। दोनों आपसी कला में पड़कर परस्पर एक दूसरे की शक्ति को क्षीण कर देंगे। और ये सोचकर शिवाजी को कोंकण प्रांत पर अधिकार करने की आज्ञा औरंगजेब ने दे दी। सोनदेव को दरबार में भेजना तय हुआ। औरंगजेब ने शिवाजी को आज्ञा भेजी कि शेष सेना से राजमंडल का प्रबंध करें। शिवाजी और औरंगजेब एक दूसरे को खूब जानते थे, लेकिन ऐसा लगता है कि वो पत्र व्यवहार था, वो बस यही तक ही रहा और आगे कोई फल नहीं हुआ, यानी कोई विशेष प्रतिज्ञा नहीं हुई। शिवाजी ने कोंकण प्रांत पर अधिकार करने के लिए तत्काल तैयारी शुरू कर दी और समुद्र तट के बहुत से स्थानों को अपने अधिकार में कर लिया। सामुदायिक कार्य के लिए शिवाजी ने कुछ बेड़े बनवाए, 700 पठान सिपाही भी नौकर रखे। शिवाजी की ये इच्छा थी कि मुगलों को मुलाजिम ना रखा जाए, लेकिन गामाजी नायक ने, जो इनके मामा का अत्यंत बुद्धिमान और विश्वस्त मुलाजिम था, शिवाजी को समझा बुझाकर 700 पठान नौकर रख लिए, जो बीजापुर से निकाले हुए सिपाही थे। राघो बल्लाल को इन पठानों का नायक नियुक्त किया गया। शिवाजी के मंत्रियों में सबसे उच्च अधिकार शामरावजी पंत का था। कोंकण की विजय प्राप्ति के लिए एक बहुत बड़ी सेना एकत्रित करके उसको प्रबंधकर्ता नियत किया गया, परंतु परीक्षा से ये निश्चय हो गया कि वो सेना का नायक होने की योग्यता नहीं रखता है। उसका परिणाम ये निकला कि उस नायक को बीजापुर की सेना के सम्मुख के हारना पड़ा, जिससे शिवाजी को बहुत क्लेश हुआ। ये पहली हार थी। हालांकि वो स्वयं उस पराजय का उत्तरदाता नहीं था, इसलिए शामरावजी पंत को पीछे बुला लिया गया और नायक पद से अलग कर दिया गया और उसकी जगह पर रघुनाथ पंत को नायक बनाया गया। हालांकि वो खुद रणभूमि से पीछे नहीं हटा, लेकिन अपने विरोधी को भी नहीं हटा सका। आखिर में बारिश के मौसम के शुरू होने से दोनों सेनाएं जंग के मैदान से पीछे हट गई। इस वक्त एक और ताकतवर दुश्मन शिवाजी राजे के सामने था। वो कौन था और आगे क्या हुआ, ये सब जानेंगे अगले भाग में। देश की शान और हिंदुत्व की शक्ति के प्रतीक छत्रपति शिवाजी महाराज की शौर्य गाथा का ये भाग यहीं तक। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं हूं आपकी स्टोरी दीदी और आप देख रहे हैं स्टोरी अनबॉक्सिंग। ये है आपका अपना स्टोरी चैनल।